एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस आखिरी हो सकती है, जहां सड़कों पर मौत चलती है और इंसानियत लाशों में बदल चुकी है। यहाँ कोई हीरो नहीं, कोई सुपर पावर नहीं, सिर्फ डर, भूख और मौत की गंध। और इस डर के बीच कुछ लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जो अपने अपनों के लिए हर हद पार कर जाते हैं। और अब शुरुआत होती है असली कहानी। स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में जिमी अपनी बहनों और कजिन्स के साथ टीवी देख रहा है। अचानक बाहर सायरन बजने लगता है। आंटी दरवाजा बंद करती है और बच्चों से कहती है, हिलना मत। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि बाहर अफरा तफरी मची है। जिमी दरवाजे पर जाकर अपने पापा को बुलाता है, तभी दरवाजा हिलने लगता है। तभी अचानक दरवाजा टूट जाता है और जम्बी जैसे इन्फेक्टेड अंदर घुस आते हैं। वे लड़कियों पर हमला करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि जिमी दरवाजे के पीछे है। जिमी इस मौके का फायदा उठाकर भागता है और देखता है कि दूसरी तरफ उसकी मां को भी खा रहे हैं। वह पूरे घर में दौड़ता है और अपने रिश्तेदारों को एक एक कर इन्फेक्टेड में बदलते हुए देखता है। किसी तरह वह घर से बाहर निकल जाता है। बाहर भी इन्फेक्टेड हैं, इसलिए जिमी सीधा चर्च की तरफ भागता है। उसे अपने पापा को ढूंढना है। लेकिन पादरी सोचता है कि इन्फेक्टेड बुरे नहीं हैं। उसके हिसाब से यह जजमेंट डे है। वह जिमी को सोने का क्रॉस देता है और कहता है, भरोसा रखो। तभी इन्फेक्टेड खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जिमी भाग जाता है, लेकिन उसका पापा पीछे रुकता है। वह खुद को सेव करना चाहता है। इन्फेक्टेड उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काट लेते हैं। अब वह भी इन्फेक्टेड बन जाता है। यह सारा कहर रेज वायरस से हुआ। यूरोप ने इसे काबू कर लिया और यूके को बाकी दुनिया से काट दिया। यूके अब बर्बाद जमीन बन गया है, जहां कुछ लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। 30 साल बाद कुछ सर्वाइवर्स एक आइलैंड पर रहते हैं, लिंडसफार्न आइलैंड, जो मेनलैंड से एक टाइडल कॉजवे के जरिए जुड़ा है। आज एक बच्चा, स्पाइक, अपना पहला ज़ॉम्बी मारेगा। उसके पापा जेमी नाश्ता बना रहे होते हैं। तभी बीमार माँ ईसा गिर जाती है। दोनों भागकर कमरे में जाते हैं। ईसा गुस्सा करती है जब सुनती है कि स्पाइक को ट्रेनिंग पर ले जा रहे हैं। बहस होती है, फिर वह शांत हो जाती है। उसे अक्सर याददाश्त की दिक्कत रहती है। किचन में स्पाइक को सैम मिलता है, जो उसे नया धनुष देता है। शहर से बाहर जाते समय सब लोग स्पाइक को गुड लक कहते हैं। गेट पर जेनी उसे नियम याद दिलाती है। बाहर गए लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं लौटा तो कोई उसे बचाने नहीं जाएगा। फिर जेमी और स्पाइक कॉजवे पार करके मेनलैंड पहुंचते हैं। रास्ते में जेमी पुरानी बातें बताता है और स्पाइक हैरान होता है कि लोग समंदर से दूर भी रहते थे। जंगल में पहुंचकर उन्हें एक स्लो ज़ॉम्बी दिखता है, जिसके पीठ पर एक चिड़िया बैठी है। स्पाइक एक तीर मारता है और उसके गले में लगता है। ज़ॉम्बी मर जाता है। एक और इन्फेक्टेड पीछे से आता है तो जेमी उसे भी तीर से मारता है। आवाज सुनकर और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जेमी एक और को मारता है, लेकिन आखिरी को छोड़ देता है क्योंकि स्पाइक चाहता है। जेमी खुश है, लेकिन स्पाइक को अजीब लगता है कि उसे मारना पड़ा। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोड़ा हुआ घर मिलता है। वहां एक ज़ॉम्बी उल्टा लटका हुआ है। उसके पीठ पर कुछ अक्षर खुदे हैं। जेमी सोचता है कि शायद उसे इंसान रहते पकड़ा और छोड़ दिया गया था। जेमी चाहता है कि स्पाइक उसे मारे, लेकिन ज़ॉम्बी छूटकर स्पाइक पर झपटता है। डर के मारे स्पाइक तीर चला देता है, जो उसके सिर में लगता है और वह मर जाता है। आगे चलते हुए उन्हें एक आधा खाया हुआ जानवर मिलता है, जिसका सिर पेड़ पर लटका है। जेमी घबरा जाता है। यह काम सिर्फ अल्फा ज़ॉम्बी का हो सकता है। वह स्पाइक को तेज चलने को कहता है। तभी उन्हें एक मैदान में पूरी ज़ॉम्बी भीड़ और उनका अल्फा दिखता है। दोनों भागते हैं। पीछा करते हुए भी जेमी स्पाइक को सिखाता है चलते हुए कैसे मारना है और दिल या सिर पर वार करना है। दोनों भागकर उसी छोड़े हुए घर में पहुंचते हैं और अटारी में छिप जाते हैं। अल्फा बाहर से नहीं जाता, इसलिए दोनों इंतजार करते हैं। जेमी बताता है कि अल्फा बड़े, तेज और होशियार होते हैं। तीर भी बहुत लगते हैं। उनके पास तीर नहीं बचे, इसलिए चुप रहना होगा। रात में वे बाहर किसी को रोशनी के साथ देखते हैं। दूसरी तरफ आग जल रही होती है। स्पाइक पूछता है, लेकिन जेमी बात बदल देता है। फिर घर हिलने लगता है और जेमी कहता है, अब निकलना होगा। दोनों बाहर भागते हैं और छत गिरने से पहले ही बच निकलते हैं। आवाज से ज़ॉम्बी खींच सकते हैं, इसलिए जेमी और स्पाइक जितना तेज हो सके घर की तरफ भागते हैं। हाई टाइड से रास्ता डूब चुका है, लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं है। वो पार कर सकते हैं। तभी ऊपर से ढेर सारे पंछी उड़ते हैं और अल्फा ज़ॉम्बी रास्ते पर आ जाता है। वो उनका पीछा करने लगता है। स्पाइक पानी में कई बार फिसलता है, लेकिन जेमी उसे उठाता है और दोनों तेज दौड़ते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं।
जैमी जोर से चिल्लाता है और सीटी बजाता है ताकि गार्ड्स गेट खोल दें। गार्ड्स लाइट ऑन करते हैं, अल्फा को देखते हैं और तीर मारते हैं। एक जलता हुआ तीर उसके शरीर में लगता है और वो गिर पड़ता है। जैमी स्पाइक को गेट तक खींचता है। जेनी गेट खोलने से पहले उन्हें चेक करती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, फिर अंदर आने देती है। बाद में पार्टी होती है। सब स्पाइक की वापसी और उसकी पहली किल का जश्न मनाते हैं। जैमी कहानी सुनाता है, लेकिन स्पाइक को इतना खून खराबा अच्छा नहीं लगता। लोग उसे कुर्सी पर उठाते हैं और उसे पीने देते हैं। स्पाइक परेशान होकर बाहर निकल जाता है और वहीं देखता है कि जैमी किसी और औरत के साथ है। ये देखकर वो टूट जाता है। घर पहुंचकर स्पाइक सैम को देखता है जो इसला पर नजर रख रहा है। स्पाइक अपने सफर की बातें बताता है और सैम से आग के बारे में पूछता है। सैम कहता है कि ये डॉ केल्सन था और बताता है कि जैमी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अगले दिन इसला सिरदर्द से उठती है और दवा मांगती है। स्पाइक को कुछ पता नहीं। जैमी आता है लेकिन स्पाइक उससे बात नहीं करता। कुछ देर बाद स्पाइक हिम्मत करके पूछता है कि जैमी ने केल्सन को इसला को देखने क्यों नहीं बुलाया। जैमी बताता है कि केल्सन पागल हो गया है। 15 साल पहले जब लोग उसके पास गए थे तो उसने हजारों लाशें आग के पास लाइन में सजाई थीं। वो लाशें ले जाता था और मुस्कुराकर हाथ हिलाता था। ये सुनकर स्पाइक कहता है कि फिर भी इसला को मदद चाहिए और जैमी पर गुस्सा करता है। बात बढ़ती है और जैमी उसे थप्पड़ मार देता है। तुरंत पछताता है लेकिन स्पाइक ऊपर भाग जाता है। स्पाइक अपनी माँ के पास जाता है और जब जैमी उसे रोकने आता है तो वो चाकू निकालता है। जैमी आसानी से चाकू छीन लेता है, लेकिन मामला और खराब ना हो इसलिए चाकू उसे वापस दे देता है और चला जाता है। कुछ देर बाद स्पाइक एक खलिहान में आग लगा देता है। फिर गार्ड्स को दौड़कर बताता है कि आग लगी है और सबको मदद करनी होगी। सब लोग चले जाते हैं और स्पाइक मौका पाकर इसला को लेकर गेट से निकल जाता है। इसला डर जाती है जब समझती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो जैमी और अपने पापा को बुलाती है, लेकिन स्पाइक उसे शांत करता है और कहता है कि डॉक्टर मदद करेगा। पूरा दिन चलते हैं और रात को एक इमारत में रुकते हैं। इसला बोर हो जाती है और स्पाइक को जगाकर पुरानी कहानियां सुनाती है। कहती है कि स्पाइक उसके पापा जैसा दिखता है। बात करते करते इसला उसे पापा कहने लगती है। स्पाइक उसे सोने को कहता है और खुद पहरा देने लगता है, लेकिन थकान से उसकी आंख लग जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। वो स्पाइक के जूतों के फीते खाने की कोशिश करता है, फिर उसके चेहरे के पास आता है। काटने ही वाला होता है कि कोई उसे पीछे खींच लेता है। स्पाइक उठता है और सोचता है ये सपना था, लेकिन पास में ज़ॉम्बी की लाश पड़ी होती है। इसला कहती है उसे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन फ्लैशबैक दिखाता है कि उसने ज़ॉम्बी का सिर तोड़ दिया था। उधर कुछ सोल्जर्स का ग्रुप ज़ॉम्बीज से भाग रहा है। वो गोलियां चलाते हैं, लेकिन कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ 3 लोग बचते हैं। वो एक सुरंग में जाते हैं और गेट बंद करते हैं। तभी एक अल्फा सोल्जर को पकड़ता है और उसका सिर और रीढ़ तोड़कर दूसरे को मारता है। तीसरा सोल्जर बचने के लिए भाग जाता है। इसला और स्पाइक आगे बढ़ते हैं। इसला की हालत और बिगड़ रही है। वो पापा पापा कहती रहती है। उसकी नाक से खून निकलता है और खून की गंध से ज़ॉम्बी आ जाता है। स्पाइक तुरंत तीर मारकर उसे खत्म करता है, लेकिन खून की कुछ बूंदें इसला पर गिरती हैं। स्पाइक उन्हें साफ करता है। तभी और ज़ॉम्बी आते हैं और दोनों तेजी से दौड़ पड़ते हैं। स्पाइक रास्ते में तीर चलाता रहता है। आखिरकार वो एक पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं। दरवाजा खोलने में काफी मशक्कत होती है, लेकिन आखिरकार अंदर चले जाते हैं। कमरे में गैस का धुआं है। ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए अंदर घुस आते हैं और दोनों को भागते रहना पड़ता है। स्पाइक आसपास की चीजें उठाकर ज़ॉम्बीज पर फेंकता है ताकि उन्हें रोका जा सके। उसी समय छत में एक हैच खुलता है और एक सिपाही एरिक उन्हें ऊपर बुलाता है। जैसे ही स्पाइक और आइसला छुप जाते हैं, एरिक गोलियां बरसाता है और गैस फट जाती है, जिससे एक भयंकर विस्फोट होता है। फ्लेम्स में ज़ॉम्बीज तड़पते हुए मर जाते हैं। स्पाइक और आइसला ने अच्छे से छुपकर खुद को बचा लिया। जैसे ही आग थोड़ी शांत होती है, दोनों बाहर निकलते हैं। तभी एरिक पास आता है और रास्ता पूछता है, लेकिन स्पाइक जवाब नहीं दे पाता। एरिक घबरा जाता है, पर आखिर में फैसला करता है कि वो उनके साथ ही रहेगा। यहाँ तक कि वो आइसला को गोद में उठाकर चलता है। कुछ घंटों बाद तीनों एक पेड़ के नीचे रुकते हैं और सेब खाते हैं। एरिक अपना फोन निकालता है, लेकिन ना नेटवर्क है ना बैटरी। स्पाइक ने पहले कभी फोन नहीं देखा, तो एरिक उसे सिखाता है कि ये कैसे काम करता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है। स्पाइक को वो औरत अजीब लगती है, क्योंकि उसने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं देखी। तभी बैटरी खत्म हो जाती है और एरिक फोन फेंक देता है।
आगे बढ़ते हुए आइसला को एक आवाज सुनाई देती है। आवाज उसे एक छोड़ दिए गए ट्रेन तक ले जाती है जो चूहों से भरी है। अंदर आइसला को गर्भवती ज़ॉम्बी औरत मिलती है। शुरू में ज़ॉम्बी गुस्से में होती है, लेकिन आइसला दिखाती है कि वो मदद करने आई है। आइसला उसकी डिलीवरी कराती है। तभी लड़के पहुंचते हैं। अचानक ज़ॉम्बी औरत चीखती है और आगे बढ़ती है। एरिक बिना सोचे गोली मार देता है। फिर एरिक बच्चे को भी मारना चाहता है, लेकिन इसला और स्पाइक देख चुके हैं कि बच्चा इंसान है। तभी अचानक ऊपर से एक हाथ आता है और एरिक को खींच लेता है। फिर अंदर कूदता है एक अल्फा ज़ॉम्बी और ये एरिक का सर पकड़ता है। अल्फा अपनी साथी के मरे होने पर गुस्से में आ जाता है और इंसानों का पीछा करता है। भागते हुए स्पाइक तीर चलाता है, लेकिन अल्फा पर ज्यादा असर नहीं होता। फिर भी स्पाइक उसे धीमा करने में कामयाब होता है। तीनों ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अल्फा भी पीछे आता है। तभी डॉक्टर केल्सन आता है और एक सेडेटिव डार्ट मारकर अल्फा को गिरा देता है। केल्सन खुद को आयोडाइन से ढकता है, क्योंकि वो कहता है ये वायरस से बचाता है। वो बताता है कि वो 3 साल से इस इलाके में रह रहा है। स्पाइक डॉक्टर से अपनी माँ के लिए मदद मांगता है। केल्सन उन्हें अपने बोन टेम्पल ले जाता है। ये एक अजीब जगह है जहाँ हजारों हड्डियों के स्तंभ और खोपड़ियों का टावर बना है, इंसानों और ज़ॉम्बीज दोनों की। केल्सन एरिक की खोपड़ी साफ करता है और स्पाइक को कहता है कि इसे टावर पर लगाओ। फिर केल्सन आइसला की जांच करता है और बताता है कि उसे लाइलाज कैंसर है। आइसला ये सुनकर टूट जाती है और स्पाइक समझ नहीं पाता कि दवा क्यों नहीं मिल सकती। आइसला अपने बेटे को सांत्वना देती है और केल्सन को इशारा करती है कि अब उसकी तकलीफें खत्म कर दो। केल्सन स्पाइक को मरने का समय याद रखो और प्यार में मौत को स्वीकारो समझाता है। ईसला बच्चे को स्पाइक की गोद में देती है और केल्सन के साथ जंगल में चली जाती है। स्पाइक अपनी माँ की यादों में डूबा होता है। थोड़ी देर बाद केल्सन लौटता है आइसला की साफ खोपड़ी के साथ। स्पाइक बच्चा डॉक्टर को देता है और टावर पर अपनी माँ की खोपड़ी सबसे ऊपर लगाता है। सुबह का सूरज उगता है, लेकिन तभी अल्फा सैमसन लौट आता है। केल्सन बच्चों को अपने गुप्त गड्ढे में छुपाता है। अल्फा सैमसन ढक्कन तोड़कर केल्सन को पकड़ लेता है। स्पाइक डॉक्टर की सेडेटिव सुई लेकर अल्फा के हाथ में घोंपता है। अल्फा बेहोश हो जाता है और केल्सन बच जाता है। अंत में स्पाइक बच्चे को लेकर शहर लौटता है। उसका नाम आइसला रखता है और गेट के बाहर नोट छोड़ देता है कि उसे ढूंढने मत आना। 28 दिन बाद स्पाइक जिंदा है और जानवरों का शिकार करके जी रहा है। अब वो मजबूत हो चुका है। एक ज़ॉम्बी पर तीर चलाता है, फिर दूसरे पर। तभी आवाज आती है। स्पाइक मुड़ता है और देखता है बड़ा हो चुका जिमी, जो अब अपनी टीम के साथ है। स्पाइक की स्किल देखकर जिमी खुश हो जाता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तभी और ज़ॉम्बीज आते हैं और स्पाइक व टीम मिलकर उन्हें मार गिराते हैं। लड़ाई के बाद सब हंसते हैं। जिमी कहता है, दोस्त बनेंगे